हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले आईटीआई के अंदर जो चलता है, हमारे जो आईटीआई ट्रेड के अंदर एक टॉपिक चलता है, कौन सा? वो चलता है ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, किसका चलता है? ट्रांसफॉर्मर का चलता है। ठीक है, तो आज हम बच्चों की डिमांड पर वो टॉपिक लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि सर हमें वो पढ़ाएं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, उसको एक बार देखना है। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं तभी आगे पढ़ाऊँगा, वरना मैं आगे की क्लासेस नहीं लूँगा। आपको बता दूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये चैप्टर है, ये आपकी आईटीआई के अंदर भी चलता है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर चलता है, और जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है जैसे टेक्निकल हेल्पर हो गया, डीआरडी हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, या फिर हो गया यूपीपीसीएल हो गया, इनके अंदर ये काम में आता है टॉपिक। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखो, मैं बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ट्रांसफार्मर को हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रेरणा मित्र। क्या बोलते हैं उसको? प्रेरणा मित्र। उसको बोलते हैं प्रेरणा मित्र। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो लाइन आती है वो किन के द्वारा आती है? वो ट्रांसफार्मर के द्वारा होती है। बट लोकल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज के अंदर हम उसको बोलते हैं डीपी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब डीपी का अर्थ भी बताता हूँ मैं आपको, देखना अभी। डीपी का अर्थ भी बताऊंगा आपको मैं कि डीपी होती क्या है। ठीक है, अब डीपी का हम बोल तो देते हैं डीपी, बट हमें डीपी का पता नहीं होता क्या होता है। तो डीपी का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट यानी वितरक बिंदु। यानी कि जहाँ से हमें क्या होती है, लाइट हमें मिलती है, जहाँ से हमें लाइट हमें प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से, उसको बोलते हैं हम डीपी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर की आपको फिजिकल रूप से तो संरचना देखी होगी, मतलब कि आपके खेत में या घर में आसपास गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें, बट उसकी जो अंदर से उसकी संरचना कैसी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, अंदर से किस तरीके से होती है। तो उसका जैसे कि एक ये बाहर का आवरण होता है। ठीक है, ये उसका बाहर का आवरण होता है। जैसे कि बड़ा करता हूँ मैं एक बार इसको, ये एक बाहर का आवरण हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर दो कोर लगते हैं या करोड़ मान लो उसको, मतलब कि दो परत हैं ये। इनके ऊपर क्या करती हैं ये दो वाइंड, इनके अंदर क्या होती है? वाइंडिंग होती है। जैसे इसके अंदर ये वाइंडिंग हो गई एक। ठीक है, इसके अंदर एक वाइंडिंग हो गई। ठीक है, दो वाइंडिंग हो गई। अब क्या होता है कि इन वाइंडिंग में की बात कर लेता हूँ मैं अब। ठीक है, इस वाइंडिंग की बात करता हूँ तो ये जो वाइंडिंग होती है इसकी, ये जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग होती है इसको बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग। अब मैं बता दूं कि इनका काम क्या होता है। एक सेकेंड, ठीक है, इसका मैं आपको एक बार काम बताता हूँ कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इस पे हम क्या करते हैं, मतलब कि इसके जो ये सिरे हैं, ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं? सप्लाई जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? सप्लाई जोड़ते हैं। और जो ये सिरे हैं इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के, इसमें हम क्या जोड़ते हैं? आउटपुट मिलती है। यहाँ से हमें क्या बोलता है मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? लोड जोड़ते हैं। मतलब कि हमें अगर मोटर चलानी होती है तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे इसके आगे, जैसे वायर निकलेंगे तो वहाँ पे हम जैसे हमारी मोटर जोड़ दें। जैसे ये मोटर मान लो आप, ठीक है, ये जैसे मोटर हो गई। ठीक है, तो ये मोटर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं। अब देखो ये जो हमारा मैंने अभी ट्रांसफॉर्मर बताया था, जैसे कि इसके अंदर दो करोड़ होती है। ठीक है, दो है ना, और यहाँ पे जैसे वाइंडिंग की हुई होती है, यहाँ पे देखो वाइंडिंग मान लो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये अलग अलग होती हैं, एक जगह नहीं होती है। इसके अंदर बीच के अंदर क्या होती है? जगह होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ ये है, यहाँ पे ये जगह है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है आपने बताया ये किस सिद्धांत पर काम करता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है मतलब कि किस सिद्धांत पर काम करता है,
तो मैं बता दूं ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ये जो है अन्योन्य प्रेरणन के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरणन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, ये करता है अन्योन्य प्रेरणन के सिद्धांत पर। अगर मैं इंग्लिश में देखूं इसको, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख के बताऊं आपको क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके भी और नाम भी है, जैसे इसको अन्योन्य प्रेरणन के सिद्धांत भी बोलते हैं, या इसको सह प्रेरणन का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको पारस्परिक का प्रेरणन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने बता दिया अन्योन्य प्रेरणन, ये क्या है, समझ में नहीं आया हमारे तो कुछ। तो अभी देखो बिना कुछ किए आपको मैं समझा देता हूँ एकदम आसान तरीके से। जैसे ये मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया था, अभी देखो कितनी बार, 2 बार बना दिया, अब 30वीं बार बना रहा हूँ, ठीक है। ये इनकी क्रोड है, इन पर मतलब कि क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है। तो जैसे मान लो ये वाइंडिंग हो गई इस पर, ठीक है, और इस पर ये वाइंडिंग हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहाँ पे हमें मैंने बताया कि सप्लाई देते हैं, ठीक है, मान लो ये सप्लाई देते हैं, और यहाँ से हमें लोड लगाते हैं हम, या आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इतना बता दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होता है, सह प्रेरण क्या होता है कि यहाँ पर जब सप्लाई देंगे ना, तो मैंने भी बताया था कि यहाँ पे ये वाइंडिंग जुड़ी हुई नहीं होती है, मतलब इनके बीच में जगह होती है। तो यहाँ पर जब सप्लाई देंगे तो वाइंडिंग मतलब ये जो वाइंडिंग की होती है, करंट इसके अंदर आएगा। करंट इसके अंदर आएगा तो करंट के आने से क्या हो जाएगा, करंट के आने से इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाने के कारण ये जो वाइंडिंग है इधर वाली, इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। अब देखो और समझा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया, मतलब कि इसमें सप्लाई देंगे तो इसके वाइंडिंग के अंदर चुंबक बन जाती है, और ये चुंबक है ना जो दूसरी वाइंडिंग होती है ये इसके पास होती है, तो ये इसका जो करंट है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जाने लगता है। फर्स्ट वाइंडिंग से कौन सी जाए में, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका करंट जाने लगता है, जिससे हमें यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, और एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे हम जैसे चुंबक के आधार पर समझाऊं, मतलब कि जैसे एक चुंबक है कोई, ठीक है। अब एक चुंबक है और ये है एक लोहे की कील, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये लोहे की कील मान लो। अब इस चुंबक के अंदर क्या होता है, यदि हम इस कील को इसके पास लेकर आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये चुंबक क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींच लेगी एकदम से और चिपका लेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र था, जिसके कारण वह बिना किसी कारण के ही ये जो लोहे की कील होती है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार से जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो चुंबक बन जाने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप में क्या करती है, करंट भेज देती है। समझ में आ गया आपको इतनी बात। अब आगे देखो, ठीक है, ये हमने बात कर ली कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत देख लिया, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत देख लिया हमने, और ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको हमने देख लिया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर की 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर के मतलब कि लाभ क्या क्या है ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं अब आपको कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसको हम यूज में क्यों लेते हैं। तो आप नेक्स्ट हमें हेडिंग लगा लेंगे अब कि ट्रांसफॉर्मर के लाभ क्या क्या होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, ये पहली क्लास है हमारी, ठीक है, डे बाय डे हम ग्रो करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही नई नई वीडियो आएंगी तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप लाभ कर पाएंगे। एक बात ध्यान से सुन लेना, ये आईटीआई वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये आपके सिलेबस के अंदर है ये टॉपिक। आईटीआई से लेकर के जो कंपटीशन एग्जाम के है वो भी लेकर चलूँगा मैं। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट में बताना कि किस तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताना आप, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि ट्रांसफॉर्मर के लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ट्रांसफॉर्मर जो क्या है, ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 90% से लेकर 98% तक होती है। मतलब इसका ये है
कि इसके अंदर जब हम विद्युत धारा हम यूज में लेते हैं वो आसानी से हमें मिल जाती है। ये है इस चीज़ का मतलब ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और दूसरी बात में एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता, डीसी पर सप्लाई पर काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर ओनली एसी पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम ट्रांसफार्मर का लेकर चल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब कि ट्रांसफार्मर क्या है कि जैसे एक वर्ड होता है वोल्टता ह्रास, क्या होता है, एक वर्ड होता है वोल्टता ह्रास, ठीक है। वोल्टता ह्रास को मतलब कि इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं वोल्टेज, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉपिंग, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉपिंग। अब आप टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। वोल्टेज ड्रॉपिंग का अर्थ होता है कि मतलब कि जब करंट बह रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जब करंट बह रहा होता है किसी वायर में से, तो मतलब कि वोल्टेज कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी वोल्टेज कम हो रहे, लाइट आ रखी है तो बोलते हैं कि यार मशीन अच्छी तरीके से नहीं चल रही, शायद वोल्टेज कम आ रहे हैं, या मोटर अच्छी तरीके से नहीं चल रही, वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम क्या होता है, जो ये वोल्टेज कम आते हैं इस वोल्टेज को ये बढ़ा देता है। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज बढ़ा देता है। इसलिए ये क्या करता है, वोल्टता ह्रास यानी वोल्टेज तो गिर रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। तो ये वोल्टेज उसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉपिंग को, यानी कि वोल्टेज का कभी कम होना या कभी ज़्यादा होना वोल्टेज ड्रॉपिंग कहलाता है। और इसको पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, बढ़ा देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है। इतना समझ में आएगा, आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने बात कर ली कि वोल्टा ह्रास की बात कर ली, ट्रांसफार्मर की बात कर ली कि सिद्धांत पे काम करता है इसकी बात कर ली, इसमें कितनी वाइंडिंग होती है ये बात कर ली, ठीक है, इसके लाभ की बात कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, मतलब कि ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज़ हम बात करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हो या फिर देख सकते हो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब एक चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं ताकि आपके दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफार्मर को टी एफ इस तरीके से इसको लिखते हैं ताकि हमारे क्या हो, दिक्कत ना हो। जैसे एक तो इतना बड़ा नाम लिखिए और एक शॉर्टकट में इसका सिंबल लिख दें तो वो आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करता हूँ मैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण है, देखना, पहला वर्गीकरण है इसका किसके आधार पर, आउटपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर, मतलब कि ट्रांसफार्मर आउटपुट में कितने हमें वोल्टेज दे रहा है वो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके आधार पर, आउटपुट के आधार पर। दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा है करोड़ के आधार पर, किसके आधार पर, करोड़ की संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, करोड़ की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो करोड़ होती है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर अभी मैंने बताया था ना कि ये जैसे कि ये ट्रांसफर होता है इसके अंदर दो पहिए वाइंडिंग होती है, तो ये चीज़ जो है ये करोड़ बोली जाती है। तो इसकी संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर में कौन सा आता है हमारा, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो फेज की संख्या होती है, फेज की संख्या, फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, उसी प्रकार इसको क्या, फेज को क्या कैसे लिखते हैं, फेज का सिंपल ऐसे होता है। तो अगर मेरे को ऐसे लिखना हो कि सिंगल फेज, तो मैं क्या लिखूंगा, ये सिंगल हो गया, ये फेज हो गया। ऐसे लिए बोले कि थ्री फेज, तो ये थ्री फेज हो गया, ठीक है। फेस नहीं होता है वो, हम जैसे देसी लैंग्वेज के अंदर फेस बोलते हैं कि थ्री फेज लाइट आ रही है नहीं आ रही, फेस नहीं होता, वो क्या होता है, फेज होता है। क्या होता है, फेज होता है। ध्यान रखना, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो पहला वर्गीकरण हमने देख लिया था ट्रांसफार्मर का आउटपुट के आधार पर, दूसरा देख लिया था करोड़ की संरचना के आधार पर, तीसरा देख लिया था हमने फेज की संख्या के आधार पर। अब आता है हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर का अर्थ है कि शीतलन प्रणाली के आधार पर, ठीक है, शीतलन प्रणाली के आधार पर। अब शीतलन प्रणाली के आधार पर अर्थ का क्या अर्थ हो गया शीतलन का,
यानी कि ट्रांसफार्मर जो ठंडा रखते हैं, मतलब लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है गर्म तो होगा ही ना, तो उसको किस तरीके से ठंडा रखते हैं उसके आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। और 5वें नंबर का हमारा पॉइंट है आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर उसका वर्गीकरण, मतलब कि आउटपुट में मतलब कि कितने वोल्टेज दे रहा है उसकी कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। 6 नंबर देखते हैं हमारा। 6 नंबर है कि व्यापारिक आधार पर उसका वर्गीकरण, यानी कि व्यापारिक आधार का अर्थ है कि मतलब कि वो पावर का निर्माण कर रहा है जनरेटर, या पावर हमें दे रहा है, मतलब हम तक, या पावर पावर सप्लाई हम तक पहुंचा रहा है, या पावर का निर्माण कर रहा है। तो आज हमने मतलब कि पढ़ लिया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर के लाभ पढ़ लिए। अब जैसे ट्रांसफार्मर का हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि ट्रांसफार्मर का पहला हमने पढ़ा था कि आउटपुट वोल्टता के आधार पर, ठीक है, आउटपुट वोल्टता के आधार पर जैसे दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम कल कल डिस्कस करेंगे कि आउटपुट के आधार पर कितना होता है, कितने प्रकार का कैसे होता है, करोड़ के आधार पर कैसे होता है, फेज संख्या के आधार पर कितने प्रकार का कैसा होता है, ठीक है। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। जय हिंद जय भारत।